हेलो एवरीवन, अंकित हियर और आज हम मार्वल की दुनिया में एक एपिक सफर शुरू करने वाले हैं विद द मूवी दैट स्टार्टेड इट ऑल, आयरन मैन 2008। ये मूवी सिर्फ हमें एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क से मिलवाती नहीं बल्कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फाउंडेशन भी रखती है। तो तैयार हो जाओ एक एक्शन पैक्ड जर्नी के लिए जिसमें इनक्रेडिबल इन्वेंशन, इंटेंस बैटल और एक स्टोरी होगी जो आपको सीट से उठने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क से, जो एक जीनियस इन्वेंटर और बिलियनर है। वो अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को हैंडल करता है जो एडवांस्ड वेपन बनाती है। हम देखते हैं टोनी एक प्लेबॉय की लाइफ जीता है, पार्टीज करता है और सब कुछ काफी लग्जरियस है उसके लिए। टोनी कुछ वेपन्स डील के लिए अफगानिस्तान पहुंचता है जहां वो सबको उसका न्यू इन्वेंशन जेरिको मिसाइल के बारे में बताता है जो कैपेबल थी एक पूरी कंट्री को तबाह करने जितनी। टोनी जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग भी बताता है जहां मूवी का एक आइकॉनिक सीन बताया जाता है एंड इसी को देख के अफगानिस्तान सोल्जर्स डील को क्लोज करते हैं। अब टोनी कुछ सोल्जर्स के साथ एयरपोर्ट जाने लगता है बट वहीं बीच रास्ते में कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। सारे सोल्जर्स एक एक करके मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है बट वहीं एक मिसाइल उसके पास आकर गिर जाती है जो थी स्टार्क इंडस्ट्रीज की। टोनी वहां से भागने लगता है बट वो मिसाइल वहीं ब्लास्ट हो जाती है एंड टोनी वहीं बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 36 घंटे पहले लास वेगस में, जहां टोनी स्टार्क का एक दोस्त जेम्स रॉडी उसके बारे में बताता है। एक वेपन डेवलपर हावर्ड स्टार्क, जिनका बेटा टोनी स्टार्क बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था, एक हादसे में उसके माता पिता की डेथ हो गई बट कुछ समय बाद उनके बेटे टोनी स्टार्क ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाला और न्यू वेपन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। टोनी ने एक अवार्ड जीता था बट उस समय वो अवार्ड लेने वहां अवेलेबल था ही नहीं। उसके पिता का दोस्त एंड टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबेडाई स्टेन यानी ओबी स्टेज पे जाके उसका अवार्ड लेता है। कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। टोनी को होश आता है एंड उसे पता चलता है वो एक अननोन प्लेस पर है। उसके चेस्ट पे एक डिवाइस लगा हुआ होता है एंड वहीं एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, येंसेन। टोनी येंसेन से पूछता है तुमने ये क्या किया मेरे साथ। येंसेन उसे बताता है मिसाइल के कुछ पार्टिकल्स तुम्हारे चेस्ट में हैं, वो अगर तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो तुम्हारा खेल खत्म। ये मशीन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हार्ट तक पहुंचने नहीं देगी। येंसेन उसे खुद के बारे में भी बताता है, वो भी यहाँ बहुत टाइम से फंसा हुआ है एंड यहाँ से निकल के उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। येंसेन उसे बताता है ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन 10 रिंग्स के लोग हैं, ये चाहते हैं तुम इनके लिए जेरिको मिसाइल बनाओ। टोनी पहले साफ मना कर देता है वो नहीं बनाएगा बट ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं एंड गुफा के बाहर ले जाके उनका एरिया बताते हैं। चारों ओर स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन पड़े थे। ये देख के टोनी भी शॉक था कि ये सारे वेपन्स उन लोगों के पास कहां से आए। वहीं उन लोगों का बॉस टोनी से बोलता है तुम्हारे लोग पहाड़ियों के बीच तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर तुम बच के जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनानी होगी। कहीं ना कहीं टोनी को भी पता था अगर उसने जेरिको मिसाइल बना दी फिर भी ये लोग उसे मार देंगे बट वो उस समय उनसे डील कर लेता है एंड वो मिसाइल बनाने का काम शुरू कर देता है। सबसे पहले टोनी खुद के लिए एक छोटा सा आर्क रिएक्टर तैयार करता है। आर्क रिएक्टर एक छोटा सा डिवाइस था जो टोनी को एनर्जी जनरेट करके देगा। उसके चेस्ट पे लगे डिवाइस को टोनी उस न्यू डिवाइस से रिप्लेस कर देता है। आतंकवादी टोनी पर सीसीटीवी से नजर रखे हुए थे। उन्हें लगा था टोनी उनके लिए मिसाइल बना रहा है बट टोनी मिसाइल पे काम नहीं करता। वो येंसेन को बोलता है हम मिसाइल बना भी देंगे तो भी ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। टोनी येंसेन को एक सूट का डिजाइन बताता है एंड बोलता है हम ये सूट बनाएंगे जो हमें इन आतंकवादियों से लड़ने और हमें बचाने के काम आएगा। येंसेन टोनी की बात मान लेता है एंड उसके साथ सूट बनाने में लग जाता है। थोड़े टाइम बाद सूट लगभग बन गया था बट वहीं आतंकवादियों को शक होने लगता है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग चेक करने आते हैं। टोनी एंड येंसेन को उसके सूट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ फाइल्स डाउनलोड करने की जरूरत थी बट उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो लोग उनको रोकने के लिए आ रहे थे। इस सिचुएशन को संभालने और टोनी को टाइम देने के लिए येंसेन एक गन लेके बाहर निकल जाता है और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। टोनी का सूट एक्टिवेट हो जाता है बट दूसरी ओर येंसेन को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती
करती है। अंदर टोनी रेडी था उसके न्यू सूट मार्क 1 के साथ। वो लोग गोलियां चलाते हैं बट उस सूट पे गोलियों का असर नहीं होता एंड टोनी सबको मारते हुए बाहर निकलता है। टोनी वहीं पड़े सभी मिसाइल्स वेपन्स को ब्लास्ट करके वहां से उड़ के निकल जाता है। कुछ देर बाद एक रेगिस्तान में जाके गिर जाता है एंड उसका सूट पूरा वहीं टूट के बिखर जाता है। क्योंकि वो अब एक खुले मैदान में आ चुका था, थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है एंड उसे बचा के वापस अमेरिका ले आया जाता है। एयरपोर्ट पर पेपर पोट्स एंड हैप्पी दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। टोनी पेपर को बोलता है मुझे एक चीज बर्गर चाहिए एंड अभी के अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करो। टोनी डायरेक्ट एयरपोर्ट से पहुंचता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी सबको बताता है मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा मेरे ही कंपनी के हथियारों से जो मैंने उनकी सेफ्टी के लिए बनाए थे। मेरी आंखें खुल गई है एंड मैं आज से स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन डिपार्टमेंट को बंद करने का ऐलान करता हूँ। सब लोग ये सुन के शॉक में थे एंड उससे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। बात को संभालने के लिए उसका बिजनेस पार्टनर ओबी सबको बोलता है टोनी एक बड़े हादसे से गुजर कर आया है इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज में जहाँ टोनी स्टार्क बड़े वाले आर्क रिएक्टर के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ ओबेडाई स्टेन आता है एंड उससे बात करने लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। टोनी ओबी को बोलता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं वेपन्स बनाने के अलावा भी, हम आर्क रिएक्टर का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ओबी उसे बोलता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट था बट टोनी उसे बोलता है वो चल भी सकता है एंड वो उसे उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर बताता है। ये देख के ओबी थोड़ा शॉक होता है एंड बोलता है हम इस टेक्नोलॉजी को सबके सामने लाएंगे। बट उस समय टोनी नहीं चाहता था ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाए इसलिए वो उसे मना करके वहां से चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है टोनी के घर जहां टोनी पेपर को बुलाता है। टोनी ने बहुत कम रिसोर्सेज की मदद से आर्क रिएक्टर बनाया था बट वो इतना कैपेबल नहीं था। अपने घर पे आके वो उसी आर्क रिएक्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन बनाता है बट वो पुराने वाले को निकाल के खुद के सीने में नया वाला इंस्टॉल नहीं कर सकता था इसलिए वो पेपर की मदद लेता है। पेपर उसके चेस्ट से पुराना आर्क रिएक्टर निकाल के एंड पूछती है इस पुराने डिवाइस का क्या करना है। टोनी उस वक्त उसे बोलता है इसे फेंक दो, नष्ट कर दो। सीन शिफ्ट होता है उसी रेगिस्तान में जहां मार्क 1 सूट के साथ टोनी क्रैश लैंड हुआ था। अब वहां 10 रिंग्स के लोग आते हैं एंड मार्क 1 सूट के पीसेस कलेक्ट करके साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर टोनी अब अपने न्यू प्रोजेक्ट मार्क 2 पर काम शुरू कर देता है। वो पुराने वाले मार्क 1 को और भी परफेक्ट बनाना चाहता था। टोनी पूरी शिद्दत से मार्क 2 पर काम करने लग जाता है। सबसे पहले वो सूट के पैर पर काम करता है ताकि वो उसे उड़ने में हेल्प करे। उसके लेग्स रेडी होते हैं एंड वो टेस्ट करने के लिए 10% एनर्जी का यूज करते हुए उसे चलाता है बट वो एनर्जी बहुत ज्यादा थी एंड वो एकदम से उछल कर नीचे गिर जाता है। टोनी धीरे धीरे अपने मॉडल को इम्प्रूव करता है, पैरों के साथ हाथों का डिजाइन भी बनाता है एंड इस बार वो 1 एंड 2.5% पावर यूज करता है एंड वो अब उड़ने लगा था। धीरे धीरे उसका सूट इम्प्रूव होते जा रहा था। अब टोनी मार्क 2 सूट पहन लेता है एंड पूरे कंप्यूटर सिस्टम को उससे कनेक्ट करता है एंड अपनी पहली उड़ान भरता है मार्क 2 सूट के साथ। वो सूट के साथ न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर उड़ता है एंड वहीं वो आसमान की तरफ जाने लगता है एक न्यू रिकॉर्ड बनाने के लिए। बट ज्यादा ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है एंड उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है एंड सिस्टम बंद हो जाता है। सिस्टम बंद होते ही वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। किसी तरीके से वो खुद को बचा के सूट को फिर से एक्टिवेट करके घर आ जाता है। घर आके उसे पता चलता है पेपर उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ के गई थी। पेपर ने उसका फर्स्ट आर्क रिएक्टर पैक करके दिया था जिसपे लिखा था प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। उसे देख के टोनी खुश होता है एंड वो उसे अपने पास रख लेता है। टोनी स्टार्क को पता चल गया था उसे दूसरे मेटल का यूज करना पड़ेगा अगर वो आसमान की ऊंचाई में उड़ना चाहता है तो। अब टोनी अपना न्यू सूट गोल्ड एंड टाइटेनियम से बनाना शुरू करता है जिसमें वो रेड कलर का यूज करता है एंड यहाँ हमें कंप्यूटर पर देखने को मिलता है टोनी स्टार्क का मार्क 3 सूट। तभी उसे पता चलता है ओबी स्टैन ने एक पार्टी रखी है बट उसको नहीं बुलाया और अब क्या होना था टोनी निकल जाता है उसी पार्टी के लिए। सब लोग उसे देखकर उससे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। पार्टी में पहुंच के वो पेपर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है एंड नीचे आके उसे क्रिस्टीन नाम की वही लड़की मिलती है। वो उससे बात करती है एंड उसे बताती
जाती है, तुम अभी भी वेपन सप्लाई कर रहे हो, वो भी आतंकवादियों को। एंड वो टोनी को कुछ पिक्चर्स बताती है जिसमें उसे पता चलता है 10 रिंग्स टेररिस्ट ग्रुप के पास वही जेरिको मिसाइल आ चुकी है। टोनी को ये देख के गुस्सा आता है। वो उसके बिजनेस पार्टनर ओबी से पूछता है। ओबी उसे बोलता है प्रॉफिट कमाने के लिए करना पड़ता है। उसी ने वो वेपन्स उन आतंकवादियों तक पहुंचाए थे। टोनी वहां से घर पहुंचता है एंड उसके टीवी पर एक वीडियो चलती है जिसमें कुछ आतंकवादी गुलमीरा शहर से लोगों को उठा के ले जा रहे थे। औरतों और बच्चों को किडनैप किया जा रहा था एंड लड़कों को वहीं मार दिया जा रहा था। ये देख के टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। टोनी अपना न्यू सूट मार्क 3 टेस्ट करता है एंड पूरा सूट पहन के निकल जाता है गुलमीरा के लिए। गुलमीरा पहुंच के उसका सामना होता है उन्हीं आतंकवादियों के ग्रुप से जिन्होंने उसे किडनैप किया था। वो लोग उस पे गोलियां चलाते हैं बट उसके सूट पर गोलियों का कोई असर नहीं था। यहाँ एक एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें अब टोनी एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारते जाता है एंड वहाँ पड़े सारे वेपन्स जेरिको मिसाइल के साथ पूरी जगह को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर यूएस एयरफोर्स को इतना बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से पता चल जाता है। पहले उन लोगों को समझ नहीं आता ये कौन सा जेट है जो उनके रडार में भी ट्रैक नहीं हुआ। यूएस एयरफोर्स अपने 2 जेट्स उसके पीछे लगा देती है। वहीं फाइट के बीच टोनी रोडी को कॉल करके बोलता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने ही उन आतंकवादियों का कैंप तबाह किया था। रोडी उन फाइटर जेट्स को उसके पीछे से हटा देता है। अब नेक्स्ट डे रोडी न्यूज में बताता है हमारे दुश्मनों पर उनके दुश्मनों ने अटैक किया, हमारा इसके बीच कोई भी हाथ नहीं था। दूसरी ओर ओबी स्टेन इस न्यूज को देखता है एंड वो समझ जाता है कोई हमारा दुश्मन है जो अब हमारे बीच आने लगा है एंड वो डायरेक्ट पहुंचता है अफगानिस्तान। वहां उसे 10 रिंग्स का मेंबर मिलता है जो उसे बताता है ये सब के पीछे टोनी का हाथ है एंड ओबी को उसका बनाया हुआ मार्क 1 सूट भी बताता है एंड बोलता है हम डील कर सकते हैं इस न्यू सूट की अगर तुम्हें चाहिए तो। बट ओबी एक हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस का यूज करता है। ये डिवाइस यूज करने पर आदमी को 15 से 20 मिनट तक लकवा मार जाता है जिसमें वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। अब ओबी उस टोनी के मार्क 1 सूट के डिजाइन के साथ खुद का न्यू सूट रेडी करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है टोनी के घर जहां अब पेपर को पता चल गया था गुलमीरा में हुए हादसे के पीछे टोनी का हाथ है। टोनी उससे मदद मांगता है एंड बोलता है तुम स्टार्क इंडस्ट्रीज में मेरे ऑफिस में जाके मेन कंप्यूटर से कुछ फाइल्स कॉपी करके इस पेन ड्राइव में ले आओ। पहले पेपर उसे मना कर देती है बट टोनी के समझाने पर वो उसके ऑफिस में जाके फाइल्स कॉपी करने लगती है। बट वहीं उसे कंप्यूटर में एक फाइल मिलती है जिससे उसे पता चलता है टोनी को अफगानिस्तान में मारने की प्लानिंग ओबी ने ही करी थी, उसी ने सुपारी दी थी टोनी की। पेपर वहां से सारी फाइल्स कॉपी करने लगती है बट बीच में ही ओबी वहां आ जाता है। पेपर उससे बच के फाइल्स कॉपी करती है। पेपर के ऑफिस से निकलते ही ओबी कंप्यूटर चेक करता है एंड उसे पता चलता है पेपर के पास अब सारी इंफॉर्मेशन है। वो उसे पकड़ने वाला होता है बट वहीं पेपर को एक एजेंट फिल कॉल्सन मिलते हैं एंड वो उसके साथ वहां से निकल जाती है। फिल कॉल्सन शील्ड के एक एजेंट होते हैं। शील्ड एक सीक्रेट एजेंसी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रेट्स को हैंडल करती है। ओबी को उसका न्यू सूट चलाने के लिए आर्क रिएक्टर की जरूरत थी। वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है एंड उन लोगों से टोनी जैसा आर्क रिएक्टर बनवाने वाला होता है। उसके साइंटिस्ट उसे बोलते हैं ये आर्क रिएक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। ओबी उसे बोलता है टोनी ने ये चीज एक गुफा में बनाई थी। वो साइंटिस्ट बोलता है बट सर मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। ओबी को पता था जो इन्फॉर्मेशन पेपर के पास है अगर वो टोनी तक पहुंची तो टोनी उसे मारने जरूर आएगा। ओबी टोनी के पहले ही उसके घर पहुंच जाता है एंड वही हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस का यूज करता है टोनी पे जिससे टोनी को कुछ टाइम के लिए लकवा मार जाता है। ओबी उसे बोलता है मैंने ही तुम्हें मरवाने की सुपारी दी थी बट तुम बच गए। ओबी उसके चेस्ट से वही आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है एंड वहां से चल जाता है। टोनी स्टार्क की हालत खराब थी। वो उसके चेस्ट में लगी मशीन के बिना ज्यादा टाइम तक नहीं जी सकता था बट उसे याद आता है उसका पुराना डिवाइस अभी भी नीचे पड़ा है। वो बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचता है एंड उसके पुराने आर्क रिएक्टर को लगा लेता है। दूसरी ओर ओबेडाई स्टेन ने उसके न्यू सूट आयरन मॉन्गर को बना लिया था एंड उसको पावर देने के लिए उसमें टोनी का वही आर्क रिएक्टर लगाता है एंड वो रेडी था उसके न्यू सूट के साथ। पेपर फिल कॉल्सन एंड शील्ड के कुछ एजेंट्स के साथ ओबेडाई को पकड़ने पहुंचती है एंड
वहीं उन्हें पता चलता है ओबेडाई कुछ न्यू सूट पे काम कर रहा था एंड वहीं ओबी उनके सामने आता है आयरन मॉन्गर सूट के साथ। वो उन लोगों पर हमला कर देता है। पेपर किसी तरीके से खुद की जान बचाकर बाहर आती है। दूसरी ओर टोनी स्टार्क अपने न्यू सूट मार्क 3 के साथ पेपर को बचाने पहुंचता है एंड उन दोनों के बीच एक बहुत तगड़ी फाइट बताई जाती है। टोनी को पता था आयरन मॉन्गर सूट आसमान में ज्यादा हाइट पर वर्क नहीं करेगा। वो आसमान की ओर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करता है। एक हाइट में पहुंचने के बाद आयरन मॉन्गर सूट पे बर्फ जमने लगती है एंड वो बंद पड़ जाता है एंड वहीं से आयरन मॉन्गर नीचे गिरने लगता है। टोनी के सूट की भी पावर अब खत्म होने लगी थी एंड वो भी धीरे धीरे करके स्टार्क इंडस्ट्रीज की छत पे आके गिर जाता है। बट उसे पता चलता है आयरन मॉन्गर सूट अभी भी लड़ने के लिए रेडी है एंड अब यहाँ टोनी के पास ओबेडाई को हराने के लिए सिर्फ एक तरीका था। वो लोग बड़े वाले आर्क रिएक्टर के ऊपर खड़े थे। टोनी पेपर को कॉल करता है एंड बोलता है तुम्हें सारे सर्किट्स एक साथ ऑन करने होंगे एंड आर्क रिएक्टर को फुल पोटेंशियल पर ऑन करना होगा। टोनी के कहने पर पेपर बड़े वाले आर्क रिएक्टर को फुल पोटेंशियल पर ऑन कर देती है एंड उसमें से निकलती है बहुत हाई एनर्जी, जिस वजह से टोनी तो दूसरी जगह जाके गिर जाता है एंड आयरन मॉन्गर उसी एनर्जी की चपेट में आ जाता है। वो उसी बड़े वाले आर्क रिएक्टर में गिर जाता है एंड इसी के साथ आयरन मॉन्गर सूट ओबी के साथ खत्म हो जाता है। सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है जहां टोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके लास्ट नाइट के बारे में बताना था। फिल कॉल्सन उसे एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा हुआ था उसे क्या बोलना है। उस आयरन मैन के सूट में टोनी का बॉडीगार्ड था एंड वो इस हादसे के टाइम वहां था ही नहीं। टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है। वहीं कुछ रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। टोनी कुछ देर चुप होता है, सोचता है एंड बोलता है मैं ही आयरन मैन। एंड मूवी यहीं खत्म होती है एंड मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन बताया जाता है जहां नाइट में टोनी के घर में एक आदमी आया हुआ होता है। वो खुद को निक फ्यूरी बताता है, डायरेक्टर ऑफ शील्ड एजेंसी। वो उसे बोलता है मैं यहाँ आया हूँ एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने। टोनी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने सबके सामने कबूल किया था वही आयरन मैन है। इसी न्यूज के साथ ये मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ मॉस्को शहर में एक बूढ़ा आदमी यही न्यूज देख रहा था। उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है एंड उससे माफी मांगते हुए बोलता है मैं अपने ज्ञान के सिवा तुम्हें कुछ ना दे सका एंड इतना बोल के वो आदमी मर जाता है। उसका बेटा दुख और गुस्से में था। उसके पिता ने उसके लिए आर्क रिएक्टर का एक ब्लूप्रिंट छोड़ा था। उसी ब्लूप्रिंट से पता चलता है एंटोन वैंग को उसके पिता एंड हावर्ड स्टार्क, टोनी स्टार्क के पिता, दोनों ने इस आर्क रिएक्टर प्रोजेक्ट पे एक साथ काम किया था। उस ब्लूप्रिंट एंड अपने पिता के ज्ञान की मदद से अब इवॉन आयरन मैन जैसा आर्क रिएक्टर बनाने में कामयाब हो जाता है। सीन टोनी पे शिफ्ट होता है। टोनी प्लेन से जंप करके एक इवेंट स्टार्क एक्सपो में धमाकेदार एंट्री करता है एंड बताता है स्टार्क एक्सपो इवेंट के बारे में जिसमें दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है एंड अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी लोगों के साथ शेयर कर सकता है। टोनी अपने पिता हावर्ड स्टार्क की एक वीडियो चला के बैक स्टेज पे चल जाता है एंड एक डिवाइस से उसके ब्लड टॉक्सिसिटी चेक करता है। टोनी ने खुद की जान बचाने के लिए फर्स्ट मूवी में आर्क रिएक्टर तो बना लिया था बट आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए जिस एलिमेंट का यूज किया जा रहा था वो था पैलेडियम, जो धीरे धीरे करके उसके शरीर में पॉइजन डाल रहा था। आर्क रिएक्टर उसकी जान तो बचा रहा था बट वही आर्क रिएक्टर धीरे धीरे उसके मरने का कारण भी बनते जा रहा था। इवेंट से बाहर निकलते ही टोनी को एक लड़की मिलती है जो उसे कोर्ट में पेश होने के लिए बोलती है एंड एक कोर्ट का सामान ऑर्डर पकड़ाती है। टोनी अगले दिन यूएस कोर्ट में पहुंचता है एंड उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है कि उसके पास एक हाईटेक सूट है जो किसी अमीरजादे के पास नहीं होना चाहिए। टोनी अपनी गवाही में बोलता है ये सूट मुझसे जुड़ा है एंड मैं खुद को गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकता। तभी जेम्स रोडी एंड एक वेपन एक्सपर्ट जस्टिन हैमर को बुलाया जाता है। जस्टिन ने ही टोनी के सूट को गवर्नमेंट को देने के लिए अपील की थी ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को खुद के वेपन्स में यूज करके गवर्नमेंट के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट ले सके। वहीं जज कुछ फोटोज टीवी पे दिखाते हैं जिसमें बाकी देश भी टोनी जैसा सूट बनाने में लगे थे एंड यूएस गवर्नमेंट के
के पास ये सूट की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो यूएस गवर्नमेंट आर्मी में बहुत पीछे रह जाएगी। बट टोनी उस प्रोजेक्टर को हैक कर लेता है एंड कुछ ऐसी वीडियोस प्ले करता है जिसमें बाकी देश सूट बनाने में नाकाम थे। उसी वीडियोस में से एक वीडियो में जस्टिन हैमर ने भी सूट बनाया था जो बुरी तरीके से फेल हो गया था। टोनी अपनी चालाकी के साथ कोर्ट में जीत जाता है एंड इसी न्यूज को मॉस्को में बैठा इवॉन वैंको भी देख रहा था एंड उसने टोनी से बदला लेने के लिए 2 इलेक्ट्रिक चाबुक बना लिए थे जिसे पावर मिल रही थी आर्क रिएक्टर से। इवॉन बदला लेने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा के एंड अपने सूट को लेके निकल जाता है मोनाको सिटी के लिए। सीन शिफ्ट होता है टोनी के घर पे जहां हमें टोनी के बनाए हुए 4 सूट्स बताए जाते हैं। पहला सूट मार्क 1 जो उसने अफगानिस्तान में खुद की जान बचाने के लिए बनाया था। घर पहुंचने के बाद उसने मार्क 2 सूट बनाया बट वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए कैपेबल नहीं था, इसीलिए उसने मार्क 3 सूट बनाया। बट फर्स्ट मूवी के एंड फाइट में वो काफी हद तक डैमेज हो चुका था एंड अब उसके पास था एक लेटेस्ट सूट मार्क 4। टोनी के पास सूट तो थे बट उन्हें पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर में जो पावर सोर्स का यूज किया जा रहा था वही सोर्स धीरे धीरे उसके बॉडी में पॉइजन बढ़ा रहा था। उसे अब पैलेडियम का रिप्लेसमेंट ढूंढना था एंड वो इसी खोज में लगा हुआ था। वहीं उसके काम के बीच पेपर आ जाती है जो टोनी की असिस्टेंट थी। टोनी को पता था उसके ब्लड में जहर बढ़ता जा रहा है एंड कंपनी को चलाने के लिए उसे एक काबिल इंसान की जरूरत पड़ेगी एंड वो अब फाइनली डिसाइड करता है एंड पेपर पॉट्स को कंपनी का न्यू सीईओ बनाने का फैसला कर लेता है। कंपनी का नया सीईओ बनाने के लिए लीगल टीम से एक लॉयर टोनी के घर आती है। टोनी को वो लड़की काफी पसंद आती है एंड वो उसका नाम पूछता है एंड पेपर को बोलता है मुझे यही अपनी न्यू सेक्रेटरी चाहिए। वो लड़की उसे अपना नाम नेटली बताती है। नेटली टोनी के कुछ फिंगरप्रिंट्स लेके वहां से चल जाती है। सीन शिफ्ट होता है मोनाको के एक कार रेसिंग इवेंट में जहां अमीर लोग आए थे अपनी कार की रेसिंग देखने के लिए। टोनी भी वहां पेपर के साथ अपनी कार रेस देखने आया था। टोनी अपनी न्यू सेक्रेटरी को बोल के एक सीट बुक करवाता है एंड वहीं उसे इलॉन मस्क भी मिलते हैं। टोनी के साथ वहीं जस्टिन हैमर भी मौजूद था। वो टोनी के पास आता है एंड उससे बात करने का ट्राई करता है बट टोनी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चल जाता है। टोनी की ब्लड टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही थी एंड वही वो सोचता है मरने के पहले कुछ रोमांचक काम बचना नहीं चाहिए एंड अब वो रेसिंग ट्रैक पे निकल जाता है खुद की कार को खुद ही ड्राइव करने के लिए। रेस स्टार्ट होती है एंड वहीं रेस के बीच इवान वैंको रेस ट्रैक पर आ जाता है एंड अपने न्यू सूट एंड इलेक्ट्रिक चाबुक के साथ अपने पास आने वाली कार को एक झटके में काट देता है। नेक्स्ट कार टोनी की थी। पेपर टीवी पे ये सिचुएशन देख के एक सूटकेस हैप्पी के साथ लेके निकल जाती है टोनी की जान बचाने। हैप्पी खुद की कार को रेस ट्रैक के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर इवान के पास जैसे ही टोनी की कार आती है वो उसे भी एक झटके में काट देता है एंड आगे बढ़ता है टोनी को जान से मारने के लिए। दोनों की फाइट के बीच पेपर एंड हैप्पी वहां पहुंच जाते हैं। पेपर टोनी के पास वही सूटकेस फेंकती है एंड वो सूटकेस और कुछ नहीं था, वो था टोनी का न्यू सूट मार्क 5। टोनी अपने मार्क 5 सूट को फुल्ली पहन लेता है। अब यहाँ आयरन मैन एंड विप्लैश के बीच में एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है बट टोनी के सूट के सामने इवॉन का सूट नहीं टिक पाता एंड टोनी उसके चेस्ट से वही आर्क रिएक्टर निकाल के उसे तोड़ देता है। इवॉन को पुलिस अपने साथ ले जाती है। टोनी उस आर्क रिएक्टर को देख के काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसके पास ही वो आर्क रिएक्टर था और किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए टोनी जेल पहुंचता है एंड इवॉन से बात करता है। टोनी इवॉन से बोलता है तुमने आर्क रिएक्टर तो अच्छा बनाया बट तुम साइकिल डबल कर सकते थे एंड टोनी उससे पूछता है तुम्हें ये डिजाइन कहाँ से मिली, जिसपे इवॉन बोलता है ये डिजाइन मुझे मेरे पिता एंटोन वैंको ने दी थी एंड उन्हीं की वजह से आज तुम जिंदा हो। टोनी इवॉन की बातें सुन के वहां से जाने लगता है बट जाने के पहले इवॉन उसे बोलता है तुम्हारे शरीर में जो पैलेडियम का जहर है उससे दर्दनाक मौत होगी। टोनी मोनाको से न्यूयॉर्क अपने घर पहुंचता है एंड एंटोन वैंको के बारे में रिसर्च करने में लग जाता है। उसे पता चलता है एंटोन वैंको सोवियत यूनियन के एक फिजिसिस्ट थे। 1963 में वो यूनाइटेड स्टेट आए थे एंड जासूसी के इल्जाम में उन्हें वापस
भेज दिया था। उनका एक बेटा भी था, इवान वैंकू, जिस पे प्लूटोनियम के वेपन्स पाकिस्तान को बेचने का इल्जाम लगा था। इसके लिए उसे 15 साल की जेल भी हुई थी। टोनी ये सब डिटेल चेक कर रहा था, तभी रोडी उसके पास पहुंचता है एंड उसे बोलता है यूएस गवर्नमेंट तुम्हारा ये सूट हथियाना चाहती है। सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक यूएस गवर्नमेंट को रोक के रखा है, बट तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रहेगी तो यूएस गवर्नमेंट जल्द से जल्द तुम्हारे घर में घुस के सारे सूट ले जाएगी। ऑन द अदर हैंड इवान को जेल में डलवा दिया था एंड एक दिन उसे खाने के साथ एक प्लेट में बॉम्ब एंड एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही उसके जैसा दिखने वाला सेम नंबर सेम कपड़े पहने हुए एक आदमी उसी के सेल में आ जाता है। इवान उसे बेहोश करके बॉम्ब लगाकर वहां से निकल जाता है। कुछ गार्ड्स मिलके इवान को कैद करके डायरेक्ट जस्टिन हैमर के पास लेके जाते हैं। हैमर ने इवान को रेसिंग ट्रैक पर टोनी को मारने की कोशिश करते हुए देखा था एंड हैमर भी टोनी से परेशान था। हैमर उससे एक डील करता है, अगर वो उसे टोनी जैसा सूट मॉडिफाई करके देगा तो वो उसकी जान बचाने के साथ टोनी को मारने में भी उसकी मदद करेगा। इवान उस समय जस्टिन की डील एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसके इरादे कुछ और ही थे। सीन टोनी पे शिफ्ट होता है, जिसकी हालत अब धीरे धीरे पैलेडियम की जहर की वजह से खराब होने लगी थी एंड आज उसकी बर्थडे पार्टी थी एंड वो अपनी बर्थडे पार्टी में दारू पी के आयरन मैन सूट पहन के एंजॉय कर रहा था। वो नशे में आयरन मैन सूट के साथ फायर करता है। रोडी भी उस पार्टी में मौजूद था एंड टोनी के इन हरकतों को देखते हुए रोडी मार्क 2 सूट पहनकर आ जाता है टोनी को रोकने के लिए। दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है। वहीं टोनी एंड रोडी दोनों मिलके एक दूसरे पर एक साथ फायर करते हैं एंड उसी फायर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड रोडी टोनी का मार्क 2 सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। रोडी मार्क 2 सूट के साथ नेक्स्ट डे एडवर्ड एयरफोर्स बेस पहुंचता है एंड अपने सीनियर ऑफिसर्स को वो सूट बताता है। ऑफिसर्स उस सूट को देख के काफी खुश थे क्योंकि अब उनके पास भी एक हाई टेक्नोलॉजी वाला सूट था। ये सूट उनको हेल्प करने वाला था बाकी दुनिया के टेक्नोलॉजी से आगे निकलने में। सीन मूवी के सेकंड हाफ में शिफ्ट होता है, जहां शील्ड से निक फ्यूरी टोनी को मिलने पहुंचते हैं। फ्यूरी उसे अपने साथ एक टीम में शामिल करना चाहते थे, बट टोनी उस समय उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। बट तभी उसकी सेक्रेटरी नेटली वहां पहुंचती है, जिसका असली नाम एजेंट रोमानोव था एंड वो लीगल डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि शील्ड की एक एजेंट थी, जिसे टोनी पर नजर रखने के लिए उसके साथ रखा गया था। फ्यूरी उससे पूछता है, तुमने अपनी असिस्टेंट को सीईओ बना दिया, अपना सब कुछ दान कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने दोस्त को अपना सूट ले जाने दिया। दोनों की बात के बीच नताशा पीछे से टोनी को एक इंजेक्शन लगा देती है। टोनी पूछता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? जिस पर फ्यूरी उसे बोलता है, ये लिथियम डाइऑक्साइड है, ये पैलेडियम के जहर के लक्षणों को कम करेगा। लिथियम डाइऑक्साइड सिर्फ लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता था। फ्यूरी टोनी को उसके पिता एंड आर्क रिएक्टर की खोज के बारे में बताते हैं, जिस पे टोनी पूछता है, सिर्फ वही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या एंटोन वैंको भी शामिल था? फ्यूरी बताते हैं, एंटोन उसी सिक्के का दूसरा पहलू था, पर वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ पैसे कमाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पिता ने उसे देश निकाला करवाया एंड वो जाके रशिया में रहने लगा। फ्यूरी बताता है, सिर्फ तुम्हारे पास ही वो दौलत और वो ज्ञान है जिससे तुम पैलेडियम का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो एंड ये बात तुम्हारे पिता ने ही कही थी और शायद तुम्हें नहीं पता, बट तुम्हारे पिता शील्ड के फाउंडर मेंबर में से एक थे। फ्यूरी एक सूटकेस देके एजेंट कोल्सन को टोनी के पास छोड़ के वहां से चल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हैमर इंडस्ट्री में जस्टिन हैमर इवान के लिए उसका पंछी लेके उसके पास पहुंचता है, बट वहां पहुंच के उसे पता चलता है इवान ने सूट को ड्रोन में बदल दिया था। हैमर इवान को बोलता है, मुझे रोबोट्स नहीं बल्कि आयरन मैन जैसा सूट चाहिए, बट इवान बोलता है, ह्यूमन कंट्रोलेबल रोबोट से ड्रोन बेहतर है। हैमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बोलता है, तुम्हें जो भी बनाना है बनाओ, पर वो बेस्ट होना चाहिए। सीन अगेन एडवर्ड एयरबेस में शिफ्ट होता है, जहां रोडी के सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं जो जस्टिन हैमर के साथ डील करके टोनी के मार्क 2 सूट को हथियारों से लहस करेंगे। जस्टिन हैमर को बुलाया जाता है, वो रोडी को बहुत सारे वेपन्स दिखाता है जिसे वो मार्क 2 के साथ जोड़ सकते थे। दोनों के बीच डील फिक्स होती है एंड अब जस्टिन हैमर के पास
पास ऐसा सूट था जिसे वो स्टार्क एक्सपो में दिखा सकता था। सीन अगेन टोनी पे शिफ्ट होता है जो फ्यूरी के दिए गए सूटकेस को ओपन करता है। उसमें उसे एंटोन वेंको का सामान एंड उसके डैड के कुछ क्लिप्स मिलती है। उन्हीं वीडियो क्लिप्स के बीच हावर्ड स्टार्क ने टोनी के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें वो बोलते हैं, टोनी, स्टार्क एक्सपो मॉडल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। ये एक नए भविष्य की शुरुआत है एंड एक दिन ये बात तुम जरूर समझोगे एंड जब ऐसा होगा तुम दुनिया को बदल दोगे। टोनी को पैलेडियम की जगह एक न्यू एलिमेंट की जरूरत थी। दरअसल इस एलिमेंट के बारे में हावर्ड स्टार्क ने ही रिसर्च की थी जब उन्होंने टेज़रेक्ट के साथ काम किया था। हावर्ड को लगता था कि ये एलिमेंट लिमिटलेस, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी का की है, लेकिन अपने टाइम में लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हावर्ड खुद इस एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने इस एलिमेंट के ब्लूप्रिंट को स्टार्क एक्सपो फेयरग्राउंड के मॉडल में छुपा दिया था ताकि उनका बेटा टोनी उन्हें फ्यूचर में डिस्कवर कर सके। टोनी उस स्टार्क एक्सपो मॉडल को अपने घर लाके उसको फिर से एनालाइज करता है एंड अब उसी मॉडल को स्कैन करके टोनी उस न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर लेता है एंड अब बारी थी उस न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज करने की। टोनी अब पूरी शिद्दत के साथ एक न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज करने में लग गया था। उसी के बीच एजेंट कोल्सन वहां पहुंचते हैं एंड टोनी को बोलते हैं, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूं क्योंकि निक फ्यूरी ने मेरा ट्रांसफर न्यू मैक्सिको में कर दिया है। अब कॉल्सन को न्यू मैक्सिको क्यों भेजा गया था ये मैं आपको बताऊंगा मूवी के लास्ट में। कॉल्सन को गुड बाय बोल के टोनी फिर से काम में लग जाता है एंड प्रिज्मेटिक एक्सेलरेटर के साथ एक नए तत्व की रचना करता है एंड ये नया तत्व और कोई नहीं बल्कि वाइब्रेनियम था। ऑन द अदर हैंड इवॉन ने अपने न्यू आर्क रिएक्टर विथ डबल साइकिल बना लिया था एंड इस बार वो रेडी था टोनी के साथ बराबर मुकाबला करने के लिए। बट अब जस्टिन हैमर के पास टोनी का मार्क 2 सूट था एंड उसे अब इवॉन की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो इवॉन को हैमर इंडस्ट्री में कैद कर लेता है एंड उस पे नजर रखने के लिए 2 गार्ड छोड़ के स्टार्क एक्सपो में चल जाता है। सीन अगेन टोनी पे शिफ्ट होता है जहां उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। टोनी इवॉन की आवाज सुन के शॉक था क्योंकि उसे लगा था वो जेल में हुए ब्लास्ट में मारा गया। इवॉन उसे बोलता है इलेक्ट्रिक साइकिल दुगनी कर दी, अब होगा बराबरी का मुकाबला। टोनी इवॉन की लोकेशन ट्रैक करने का ट्राई करता है बट उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती। बट उसे शक हो गया था जस्टिन हैमर ही है इन सब के पीछे। सीन स्टार्क एक्सपो में शिफ्ट होता है जहां जस्टिन हैमर ऑडियंस को उसके बनाए ड्रोन एंड मॉडिफाइड मार्क 2 सूट दिखाता है जिसे अंदर से रोडी कंट्रोल कर रहा था। तभी उस इवेंट में आयरन मैन की एंट्री होती है उसके नए सूट मार्क 6 के साथ जिसमें कोर एनर्जी के लिए यूज किया गया था वाइब्रेनियम। टोनी रोडी को आके बताता है इवॉन जिंदा है एंड यहाँ एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इवॉन ने रोडी के सूट एंड बाकी ड्रोन्स को हैक कर लिया था एंड वो अब सभी सूट के साथ आयरन मैन पे हमला करवा देता है। एक बेहतरीन चेजिंग सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें सभी रोबोट्स एंड रोडी आयरन मैन के पीछे पड़े थे। टोनी एक एक करके सभी सूट्स को ब्लास्ट करते जाता है। जस्टिन हैमर बैक स्टेज पे जाके चेक करता है क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है इवॉन ने सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया है। नताशा हैप्पी के साथ हैमर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है इवॉन को रोकने। नताशा एंड हैमर इंडस्ट्रीज के गार्ड के बीच भी एक फाइटिंग सीक्वेंस बताई जाती है जहां नताशा एक एक को मारते हुए आगे बढ़ती जाती है। बट अंदर जाके उसे पता चलता है इवॉन वहां से निकल चुका है। नताशा रोडी के सॉफ्टवेयर को फिक्स करती है एंड अब रोडी आयरन मैन मार्क 2 सूट को कंट्रोल कर सकता था। रोडी एंड आयरन मैन दोनों साथ थे एंड तभी वहां इवॉन अपने न्यू सूट विप्लैश एंड 2 इलेक्ट्रिक चाबुक के साथ वहां पहुंचता है। आयरन मैन एंड रोडी दोनों मिलके उसका मुकाबला करते हैं। एक बहुत अच्छी फाइट सीक्वेंस भी दिखाई जाती है बट विप्लैश दोनों इलेक्ट्रिक चाबुक से रोडी एंड टोनी को पकड़ लेता है एंड अब टोनी रोडी से बोलता है हमें एक साथ फायर करना होगा एंड दोनों एक दूसरे पे एक साथ फायर करते हैं जिसके साथ एक बड़ा ब्लास्ट होता है एंड विप्लैश का पूरा सूट खराब हो जाता है। इवॉन ने सभी सूट्स को एक साथ ब्लास्ट मोड में डाल दिया था एंड कुछ ही देर में सभी सूट्स एक साथ ब्लास्ट होने वाले थे। पेपर भी एक रोबोट के पास खड़ी थी बट टोनी उसे
उसे टाइम पे पहुंच के वहां से उड़ा के बचा लेता है। मूवी के लास्ट में पेपर एंड टोनी के बीच एक किसिंग सीन बताया जाता है एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मिड क्रेडिट सीन में टोनी एक रूम में बैठा होता है जहां फ्यूरी आके उसे बोलते हैं हम तुम्हें टीम में तो शामिल नहीं कर सकते बट अभी के लिए हम टोनी को एज अ कंसल्टेंट रख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो टोनी हल्क मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट रोज के पास पहुंचता है उसके सोल्जर्स को खुद की टीम में मिलाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से 1999 की न्यू ईयर ईव पर। टोनी स्टार्क एक कॉन्फिडेंस एंड केयरलेस जीनियस के रूप में दिखाई देता है। वो स्विट्जरलैंड में एक साइंटिस्ट माया हैंसन से मिलता है जो एक्सट्रीमिस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन बॉडी को रीजनरेट कर सकती है बट उसके इस फॉर्मूले में अभी भी कुछ कमियां थी, इसलिए वो टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। उसी पार्टी में ऑल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट टोनी से मिलने आता है जो उसे अपनी कंपनी एम्स में ज्वाइन करने बोलता है बट टोनी उसे छत पर 5 मिनट बाद मिलने का झूठा वादा करके माया के साथ रात बिताने चल जाता है। किलियन छत पर उसका इंतजार करता रहता है पर वो नहीं आता। अगले दिन मॉर्निंग में टोनी माया को भी छोड़कर वहां से चल जाता है। फिर स्टोरी करंट टाइम में शिफ्ट होती है। न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी पीटीएसडी से सफर कर रहा है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। न्यूयॉर्क बैटल में जब से टोनी ने चित्तौरी आर्मी को यू अर्थ पर आते हुए और अटैक करते हुए देखा तब से उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगे और इसी डर के चलते वो अलग अलग तरह के सूट्स बनाने लगा। टोनी ने अभी तक 42 तरह के सूट्स बना लिए थे बट इसी सूट्स का ऑब्सेशन उसके और पेपर के रिलेशनशिप के बीच में आने लगा। वहीं टीवी पर एक न्यूज बताई जाती है जिसमें एक टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स पूरी दुनिया पर जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करता है एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है अगला हमला अमेरिका पर होगा। सीन स्टार्क इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होता है जहां अब पेपर कंपनी को संभाल रही है एंड हैप्पी को भी अब सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया है। वहीं स्टार्क इंडस्ट्रीज में ऑल्ड्रिच किलियन आता है एंड पेपर को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। उसी वक्त बाहर बैठे हैप्पी को ऑल्ड्रिच और उसके एक बॉडीगार्ड पर शक होता है एंड उसी शक के चलते अब वो उनकी जानकारी निकलवाने के लिए उन दोनों को फॉलो करने लगता है। पेपर टोनी से मिलने घर पहुंचती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बट रात को साथ सोते वक्त टोनी को न्यूयॉर्क बैटल के सपने आने लगते हैं। वो घबराने लगता है एंड उसी समय उसका एक सूट पेपर पर अटैक करने पहुंच जाता है। टोनी उठ के उस सूट को डिसमेंटल कर देता है बट पेपर इस चीज से डर जाती है एंड टोनी से दूर जाके सो जाती है। दूसरी ओर हैप्पी ऑल्ड्रिच के उस बॉडीगार्ड 7 का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है वो लोग शायद मैंड्रिन के आदमी हैं एंड बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हैं। तभी वहां मौजूद एक आदमी में एक्सट्रीमिस्ट जैसी एनर्जी निकलती है एंड वो आदमी ही ब्लास्ट हो जाता है। उसी ब्लास्ट में हैप्पी और 7 दोनों घायल हो जाते हैं बट कुछ देर बाद उस 7 की बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है एंड वो वहां से निकल जाता है। अब ये ब्लास्ट हुआ था अमेरिका में एंड मैंड्रिन इस ब्लास्ट को अपने नाम पर क्लेम करता है एंड अगले हमले की चेतावनी देता है। टोनी जिसके लिए हैप्पी उसकी फैमिली जैसा था उस पर ये अटैक देखकर टोनी को गुस्सा आता है एंड वो लाइव टीवी पर मैंड्रिन को चैलेंज करता है कि वो जहां भी होगा उसे ढूंढ कर खत्म करेगा एंड इसी बीच वो अपना घर का एड्रेस भी बता देता है। टोनी अब घर पहुंच के मैंड्रिन की जानकारी निकालने लगता है कहां कहां हमले हुए उनमें क्या कॉमन था। उसी बीच माया हैंसन टोनी के घर पहुंचती है जिसे हमने 1999 की न्यू ईयर ईव पर देखा था। दरअसल माया टोनी को अगले हमले के बारे में बताने आई थी जो उसके घर पर होने वाला है बट माया के बताने के पहले ही वहां एक बड़ा हमला हो जाता है। टोनी अपने सूट की मदद से पेपर एंड माया को सेफली दूर निकालता है बट वो पानी में गिर के बेहोश हो जाता है। टोनी का एआई जार्विस ऑटो पायलट पर उसे एक रूरल लोकेशन पर ले जाता है बट ये एक रैंडम लोकेशन नहीं थी बल्कि वो लोकेशन थी जिस पर टोनी कुछ देर पहले जाने का प्लान बना रहा था। टोनी का सूट अब डिस्चार्ज हो गया था। टोनी उसे लेकर पास के एक गैराज में पहुंचता है। वहीं गैराज में उसे एक छोटा लड़का हार्ली मिलता है। टोनी हार्ली के साथ टीम अप करके निकल पड़ता है उस शहर में हुए अटैक के पीछे का रीजन ढूंढने के लिए, जहां से उसे पता चलता है कि सारे अटैक्स किसी
किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि कुछ ऐसे सोल्जर्स के थ्रू हुए हैं जो खुद एक बॉम्ब बन चुके थे। टोनी ने मैंड्रिन की लोकेशन का पता लगा लिया था, बट सूट चार्ज ना होने की वजह से वो सूट को लेके नहीं जा सकता था। वो वहीं पास के मार्केट से कुछ सामान खरीद कर कुछ ऐसे हथियार बनाता है जो सूट के बिना उसके काम आ सकते थे। एंड अब टोनी निकल पड़ता है सूट को चार्ज लगा के अपने उन हथियारों के साथ मैंड्रिन की लोकेशन पर। दूसरी ओर लगातार हमले को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट कर्नल रोड्स को आयरन पैट्रियट सूट के साथ मैंड्रिन का पता लगाने पाकिस्तान भेजते हैं। अब यहाँ जो हमें आयरन पैट्रियट सूट दिखाया जाता है ये वही सूट है जो रोडी ने आयरन मैन 2 मूवी में टोनी के घर से निकाला था। पहले इसका नाम वॉर मशीन था, बट बाद में इस पे अमेरिकन फ्लैग प्रिंट करवा के इसका नया नाम आयरन पैट्रियट रख दिया गया। अब रोडी अपने सूट के साथ पाकिस्तान जाता है, बट वहाँ उसे चालाकी से मैंड्रिन के लोग पकड़ लेते हैं एंड बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। टोनी हार्ली की मदद से मैंड्रिन के खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है, बट वहां पहुंच के उसे पता चलता है जिसे सब मैंड्रिन समझ रहे थे वो तो सिर्फ एक स्टेज एक्टर ट्रेवर स्लेटरी था जो मैंड्रिन नाम के एक कैरेक्टर को प्ले करता था। ट्रेवर उसे बताता है मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करने के पैसे मिलते हैं बस कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तभी टोनी के पीछे 7 आता है एंड टोनी को बेहोश करके अपनी कैद में ले लेता है। टोनी जब होश में आता है तो उसके सामने माया हैंसन रहती है जो उसे अपने साथ काम करके एक्सट्रीमिस्ट को तैयार करने के लिए बोलती है, बट टोनी उसकी नहीं सुनता। एंड तभी वहां ऑल्ड्रिच किलियन पहुंचता है एंड टोनी को बताता है सारे अटैक्स वही करवा रहा था, बट उन अटैक्स को अपने ऊपर लेने के लिए उसने मैंड्रिन नाम का एक फेक कैरेक्टर बनाया जिसके पीछे सिर्फ ऑल्ड्रिच का हाथ था। ऑल्ड्रिच टोनी को ऑफर करता है वो उसकी जान बख्श देगा अगर वो उसके साथ एक्सट्रीमिस्ट पर काम करके उसे स्टेबल बनाए ताकि वो उससे सोल्जर्स सुपर सोल्जर्स बना सके। बट तभी माया का जमीर जाग उठता है एंड वो उसे बोलती है टोनी को छोड़ने के लिए, बट ऑल्ड्रिच माया को ही मार देता है एंड वहां से चल जाता है। वहीं पता चलता है उसका प्लान था आयरन पैट्रियट से अपने एक आदमी को भेजकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में लेना। उन्होंने टोनी वाले घर में ही रोडी को भी कैद कर रखा था। वो लोग रोडी को बाहर निकाल कर आयरन पैट्रियट सूट के साथ निकल जाते हैं। टोनी का सूट अब चार्ज हो गया था एंड अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसे बुलाता है एंड एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारते हुए बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है उसका दोस्त रोडी भी वहां मौजूद है। टोनी एंड रोडी मिलके उस ट्रेवर से पूछते हैं। अब ट्रेवर बताता है मैंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम सुना था। टोनी को लगता है शायद वाइस प्रेसिडेंट की जान को खतरा है। टोनी उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है शायद आपकी जान को खतरा है सर, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैं अपने गार्ड्स के साथ सेफ हूँ एंड प्रेसिडेंट के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, बट वो ऐसा नहीं करता। दरअसल उसकी बेटी अपाहिज थी एंड उसने पहले ही ऑल्ड्रिच के साथ टीम अप कर लिया था ताकि वो प्रेसिडेंट को मारकर उसे प्रेसिडेंट बना दे एंड उसकी बेटी का इलाज कर सके। दूसरी ओर प्रेसिडेंट आयरन पैट्रियट सूट के साथ दूसरे देश के लिए निकलते हैं, बट हवा में ही आयरन पैट्रियट बाकी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। आयरन मैन वहां पहुंचता है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, बट 7 प्लेन में ब्लास्ट करके कुछ लोगों को नीचे फेंक देता है। आयरन मैन उन सभी लोगों को बचाने में तो कामयाब हो जाता है, बट उसी बीच 7 प्रेसिडेंट को लेके वहां से निकल जाता है। अब टोनी रोडी के साथ एक पोर्ट पर पहुंचता है जहां ऑल्ड्रिच ने प्रेसिडेंट एंड पेपर को कैद कर रखा होता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं बट ऑल्ड्रिच के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं एंड उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है आयरन लीजन की। टोनी ने अपने फ्री टाइम में जो भी सूट्स बनाए थे वो सभी सूट्स एक साथ उसकी मदद करने वहां पहुंच जाते हैं एंड अब इन धमाकेदार एंट्री के साथ आयरन लीजन टीम एक एक करके सभी एक्सट्रीमिस्ट को मारने लगती है। उसी बीच रोडी प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से आयरन पैट्रियट सूट के साथ निकल जाता है। टोनी एंड ऑल्ड्रिच के बीच भी एक बहुत बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, बट उनकी फाइट के बीच पेपर एक ऑयल ब्लास्ट में गिरकर मारी जाती है। टोनी अब गुस्से में अपनी फुल पावर के साथ ऑल्ड्रिच के साथ फाइट करता है, बट ऑल्ड्रिच एक्सट्रीमिस्ट की वजह से खुद के घावों को इंस्टेंट रिकवर करते जाता है। टोनी अपने सूट मार्क 2 के साथ ऑल्ड्रिच को ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन तब भी ऑल्ड्रिच खुद की बॉडी को रिकवर कर लेता है एंड टोनी की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी पीछे से पेपर आती है एंड उसे वहां से दूर फेंक देती है। जी हाँ, पेपर की बॉडी ने एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो ऑयल ब्लास्ट में गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती है। अब पेपर ऑल्ड्रिच के साथ फाइट करती है एंड उस पर एक मिसाइल फेंक कर एक ब्लास्ट के साथ
साथ उसका काम खत्म कर देती है। टोनी पेपर को प्रॉमिस करता है वो उसे ठीक कर देगा एंड पेपर के लिए एक इमोशनल मूवमेंट के साथ अपने सारे सूट्स को हवा में ब्लास्ट करवा देता है। मूवी के लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया जाता है। टोनी पेपर को ठीक कर देता है एंड एक ऑपरेशन के साथ टोनी अपने चेस्ट में लगे ग्रेनेड के छर्रों को निकलवा लेता है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट MCU मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।